हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 8 मई 2022 को आयोजित बीपीएससी 67th पीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दो तरीक़ा से रिपीट करती है। एक तो हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और दूसरे कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं। इस कारण से बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पीटी क्वालिफाई करने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन से गलत एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में हैं? गलत हमें इसमें से चुनना है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने हुए होते हैं, ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता है, नहीं, एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता नहीं है, वो ड्रमलिन की विशेषता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता न होकर ड्रमलिन की है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, सैकड़ों की संख्या में पाया जाना सामान्य बात है। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहा जाता है, यानी बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। तो 3 तो गलत हो गया। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये सही है। 3 गलत है, 1, 2 एंड 4 सही है। 1, 2 एंड 4 राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी पृथ्वी की आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण को सटीक रूप से मापने और समझने का पृथ्वी विज्ञान है, यानी अर्थ साइंस है। तो इसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। पृथ्वी के आयाम की माप, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप, इसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। कब? 1912 में, 1912 में। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? तो ये हिंद महासागर में जावा द्वीप के समानांतर है। यदि मैप को आप ध्यान से देखें तो ये पता चलेगा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स जन्म लेता है और इसी पे आधारित है फेरेल का लॉ, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर यानी डेड सी। तो डेड सी के साथ जॉर्डन सीमा साझा करता है, इजराइल भी करता है और फिलिस्तीन भी करता है। इसके जो डेड सी है उसके ईस्ट में जॉर्डन है। यदि मैप को हम देखें तो ईस्ट में जॉर्डन है और इजराइल एंड फलस्तीन जो है वो वेस्ट में है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, कौन सीमा साझा नहीं करता है? तो लेबनान साझा नहीं करता है, जॉर्डन, इजराइल एंड फिलिस्तीन करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड होता है। टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है FeTiO3, FeTiO3, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तब प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है, राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। तो नीति आयोग के सदस्य मतलब नीति आयोग के सचिव भी शामिल होंगे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल होंगे। कौन हिस्सा नहीं है? तो योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ये शामिल नहीं है, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष ये भी शामिल नहीं है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का गठन जो हुआ था 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में हुआ था और किस लिए हुआ था? केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए। तो ए का हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ए का 3 हो जाएगा।
सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति का गठन जो है जून 2012 में हुआ था और इन्होंने अपना रिपोर्ट 30 जून 2014 को सबमिट किया था। किस लिए हुआ था ये गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए हुआ था। तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1। और पारेख समिति क्या है? दरअसल में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के लिए 2010 में इसका गठन हुआ था, पारेख समिति का। उस 2010 में गठन हुआ था तो उस समय इसके चेयरमैन थे आरबीआई के एक्स डिप्यूटी गवर्नर राकेश मोहन। बाद में 2010 में तो इसका गठन हुआ था, बाद में इसका अध्यक्ष बनाया गया एचडीएफसी के प्रमुख दीपक पारेख को। और किससे संबंधित है ये? बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के लिए ये गठित की गई थी। तो पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित थी, सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद नरसिंहम समिति, नरसिंहम समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है और ये इसका गठन 2 बार हो चुका है, 1991 में और 1998 में। तो डी का 4 हो जाएगा, डी का 4। तो इसमें से कौन सा सही आ रहा है? इसमें से ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन ए होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, देन पंजाब, देन उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, देन बिहार। तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है, तो ये दोनों कट गए। अब बचा 2, पश्चिम बंगाल के बाद है पंजाब, तो पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब, ये कट गया, उत्तर प्रदेश आ रहा है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए आप एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। प्लेन मिरर में जितने हाइट का आप ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने ही हाइट का इमेज मिरर के पीछे बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो ये तो होगा नहीं, समतल दर्पण तो होगा नहीं। अब आ जाइए अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण पहले देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का मतलब ये हो गया, ये उत्तल दर्पण में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप रख दीजिए और इसके पैरेलल एक रे आप चलाइए। तो पैरेलल रे चलाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, ये इधर चली जाएगी रे, ठीक है। दूसरा जो है आप इस पोल से चला दीजिए, तो जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल बना करके ये लौट जाएगी। तो दोनों को यदि पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे कट करेगा और छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, ऑब्जेक्ट का इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये तो होगा नहीं। अब तीसरा केस में हम ले लेते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के केस में जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए, इसका फोकस ले लेते हैं यहाँ और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, पैरेलल चला दिया तो फोकस से होकर के पास करेगी, ये इधर लौट जाएगी। और दूसरा आप यहाँ से पोल से चला दी थी, जितना एंगल बना करके आ रही थी उतने ही एंगल बना करके ये लौट जाएगी, इधर की ओर लौटेगी एंगल बना करके। इन दोनों को पीछे की ओर आप बढ़ाइए। एक्चुअल में तो ये कट कर नहीं रही है, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो यही सही होगा। और इसका यूज किया जाता है जब पोल और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। और इसी का यूज किया जाता है जो बार्बर नाई की दुकान में जो लगा रहता है मिरर, वो यहीं अवतल दर्पण ही होता है और उसमें बाल जो है बड़ा करके वो दिखाता है। क्योंकि जो बार्बर जो है अपना चेयर
दर्पण के पोल एंड फोकस के बीच में लगाया रहता है, तो हमारे बाल जो है बड़े दिखाई देते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? देखिए, जब पंखा चलता है गर्मी के मौसम में, हम जानते हैं कि हमारे शरीर से पसीना हुआ है, मतलब वाटर निकला हुआ है, और वाटर के इवेपोरेशन का रेट, यदि विंड का स्पीड ज़्यादा है यानी हवा तेज गति से मूव कर रही है, तो उस केस में वाटर का इवेपोरेशन फास्ट होता है। इवेपोरेशन का जो दर होता है, रेट होता है, वो फास्ट हो जाता है। तो पंखा चला देने से विंड का स्पीड बढ़ जाता है। विंड का स्पीड बढ़ जाने से हमारे शरीर से जो पसीना निकला हुआ है यानी जो लिक्विड निकला हुआ है, उसका इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है, जल्दी से इवेपोरेट होता है। तो जब जल्दी से इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेट होने के लिए वो हीट कहाँ से गेन करेगा? हमारे बॉडी से गेन करेगा। हमारे बॉडी से हीट लेकर के इवेपोरेट होगा। तो जब बॉडी से हीट लिया तो बॉडी में हीट का अमाउंट कम हो जाएगा, तो ठंडा महसूस होगा। तो इसका सही आंसर, पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है? नहीं। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकसित करता है? बिल्कुल नहीं। हवा की चालकता बढ़ जाती है? नहीं। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है? यही सही होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो देखिए, जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होते चला जाता है। यदि ट्रोपोस्फेयर की हम बात करें तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब ऊपर टेम्परेचर कम है, नीचे वाले लेयर पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वो रेयरर मीडियम हो जाता है, और टेम्परेचर जहाँ कम है वो डेंसर मीडियम हो जाता है। तो सपोज कीजिए यहाँ एक तारा है, तारा से जो लाइट रे चला, ये बहुत सारे लेयर्स हैं, मान लीजिए ये बहुत सारे लेयर्स हैं, हवा के जो लेयर्स हैं ये। तो यहाँ से रे चला तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए, चूँकि ऊपर डेंसर मीडियम है, डेंसर है सघन, और नीचे रेयरर यानी विरल माध्यम है, रेयरर। तो ये नॉर्मल से किधर, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा या नॉर्मल से अवे? तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करता है। फिर यहाँ आएगा तो फिर वही नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, फिर यहाँ आएगा नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। नॉर्मल से अवे बेंड करते करते जो उसका इमेज बनता है वो टिमटिमाने लगता है। तो किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये हो रहा है। तो अपवर्तन से हम समझ सकते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ने को मिलता है हमें। एक तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और दूसरा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है दो या दो से अधिक छोटे न्यूक्लियाई में ये टूट जाता है। जैसे यूरेनियम 235 आप ले लीजिए, 235, तो बेरियम एंड क्रिप्टन में ये टूट गया, बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट गया, और यहाँ से एवरेज 3 न्यूट्रॉन निकले। जब इस पे स्लो न्यूट्रॉन से अटैक करवाया गया तो ये यूरेनियम 235 बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट गया। और यदि बेरियम एंड क्रिप्टन दोनों का मास को ऐड करें तो यूरेनियम 235 से कम ही आएगा। और ये जो मास में जो डिफेक्ट आया हुआ है, मास में जो कमी आई हुई है, यही मास आइंस्टीन के इस इक्वेशन से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। E = डेल्टा m इंटू c²। ये क्या है? मास में जो चेंज आया इंटू c²। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस फार्मूला से निकल जाएगा, यहाँ से लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी निकल रही है। क्यों? मास में जो कमी आई है, वही मास में जो कमी है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो इक्वेशन है आइंस्टीन का, उससे निकाला जा सकता है। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसका जस्ट उल्टा देख लेते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर क्या बना हुआ है? न्यूक्लियर बम बनाया गया है, एटम बम बनाया गया है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था USA के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। फैटमैन और लिटिल बॉय नाम का जो 2 एटम बम गिराए गए थे, वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, बनाए गए थे। अब दूसरा देख लेते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं। तो बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं तो यहाँ पर भी मास का डिफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर में भी मास का डिफेक्ट आ जाता है और वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है सन के कोर के अंदर
सन के कोर के अंदर 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिल करके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और वहाँ से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में। तो हाइड्रोजन बम इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम बनाने के लिए ये जो रिएक्शन होगा उसको अनियंत्रित कर दिया जाता है। जैसे एटम बम बनाने के लिए जो वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा था, वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे एटम बम काम कर रहा है, न्यूक्लियर बम काम करता है, और ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अवक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, तो अनियंत्रित संलयन अवक्रिया के बेसिस पे काम करता है हाइड्रोजन बम। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? देखिए, प्रेशर कुकर ढक्कन को जब बंद किया जाता है तो उसमें प्रेशर इंक्रीज करता है, मतलब प्रेशर जब इंक्रीज करता है तो पानी का क्वथनांक कह दीजिए या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने की वजह से खाना जल्दी से पक जाता है इसमें। तो उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, नहीं, उच्च तापमान पर उबलता है, ये गलत है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ये सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, दाब कम नहीं होता है, दाब तो बढ़ जाता है ना प्रेशर कुकर में। निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? देखिए, रेफ्रिजरेटर भी एक हीट इंजन है। हीट इंजन 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ना होता है। तो रेफ्रिजरेटर एक हीट इंजन है, और एक ऐसा हीट इंजन है जो मेनली जो हीट इंजन होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ये हीट इंजन के अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है रेफ्रिजरेटर। तो ये करता क्या है, ये लो टेम्परेचर वाले एरिया से हीट को उठा करके हाई टेम्परेचर वाले एरिया की ओर ट्रांसफ़र कर देता है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर क्या है, कोल्ड एरिया है, वो टेम्परेचर कम है, तो वहाँ से हीट को उठा करके क्या कर देगा, ये हाई टेम्परेचर वाले एरिया यानी कमरे की तरफ कर देगा, यानी रूम की तरफ कर देगा हीट को। तो हीट जब रूम में ट्रांसफ़र होने लगा, रूम की तरफ आने लगा रेफ्रिजरेटर से, तो क्या हो जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गर्मी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? देखिए, वाटर एक अलग ही तरह का बिहेवियर शो करता है, अदर जो लिक्विड हैं उनसे अलग बिहेवियर शो करता है। वो अलग बिहेवियर क्या है, देखिए, कोई भी सब्सटेंस जो है यदि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, मतलब उसका घनत्व बढ़ता है। लेकिन वाटर के केस में उल्टा होता है। वाटर जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाता है, यानी लिक्विड से वो आइस के फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इसमें वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, तो जब इसको डालेंगे तो ये पानी को डिस्प्लेस किया होगा, वाटर को ये डिस्प्लेस किया होगा। वाटर को जब डिस्प्लेस किया होगा और ये तैर रहा है, वाटर को डिस्प्लेस किया और ये तैर रहा है। अब जब धीरे धीरे ये मेल्ट करेगा, मेल्ट क्यों करेगा, क्योंकि नीचे वाटर है, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, आइस का टेम्परेचर कम है, तो हीट का ट्रांसफ़र किधर से होगा, वाटर की तरफ से आइस की तरफ हीट ट्रांसफ़र होकर के आएगा और आइस मेल्ट होने लगेगा। तो जब आइस मेल्ट होने लगेगा तो इसका डेंसिटी इंक्रीज होगा, मतलब आइस का डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर का डेंसिटी, आइस का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना। मास तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, मास तो रिमेन कांस्टेंट। तो मतलब ये रहा कि जब डेंसिटी इस बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब जब आइस मेल्ट करेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ने से उसका वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम अब कम होने से मतलब आइस का जितना वॉल्यूम था ये वाटर में कन्वर्ट हुआ तो उससे कम ही वॉल्यूम हुआ, तो कम ही वॉल्यूम हुआ तो ये यहाँ से ओवरफ्लो नहीं होगा, जल का स्तर ओवरफ्लो तो होगा नहीं, जल का स्तर नहीं बदलेगा। और जल का स्तर नहीं बदलने का क्या कारण है, ये वाटर का जो है कुछ ऊपर भाग भी तो इसका है ना, ऊपर भी भाग है इसका, तो वो मेल्ट करेगा तो रिमेन जो है लेवल सेम रहना चाहिए यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो वोल्ट मीटर से क्या मेजर किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मेजर किया जाता है, ये सही है। एमीटर से क्या मेजर किया जाता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? विद्युत वाहक बल। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दीजिए, ये फोर्स नहीं है, जस्ट ये फोर्स इसमें लगा दिया गया है, बल ये नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये भी पोटेंशियल ही इसको कहेंगे। तो पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल ईएमएफ को मेजर करता है। ईएमएफ का भी यूनिट क्या होता है? वोल्ट ही होता है, तो ये भी एक वोल्टेज ही है, तो ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? गैल्वेनोमीटर से करंट ही मेजर किया जाता है। ये ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट में किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको मेजर कर लेता है, मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे मेजर किया जा सकता है। बहुत छोटा भी थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस मेजर नहीं किया जाता है, इससे भी इलेक्ट्रिक करंट ही मेजर किया जाता है, यानी विद्युत धारा ही मेजर किया जाता है। तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। तो ये तीनों एक साथ पहुंचेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। एक बात याद रखिए, यहाँ निर्वात दिया गया है, मतलब हवा का कोई भी रुकावट जो है पंख पे नहीं काम करेगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कैसे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से जस्ट ड्रॉप करना है, u इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से u इज इक्वल टू 0, और मान लीजिए कि h हाइट से गिरा रहे हैं हम, h हाइट से, h हाइट है यहाँ से, h हाइट। तो हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT², ut प्लस हाफ AT²। जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है तो u 0 हो जाएगा। s कितना है? हाइट h है, हाफ एक्सेलेरेशन कितना है? g होगा, हाफ GT²। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2h/g का स्क्वायर रूट, अंडर रूट 2h/g। अब देख लीजिए 2h/g आ रहा है, 2 तो कांस्टेंट है ही, हाइट तो तीनों के लिए सेम है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीनों के लिए सेम है। क्या मास इसमें आ रहा है टाइम में? किसी का द्रव्यमान तो नहीं आ रहा है। द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट है टाइम, लगने वाला जो टाइम है द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट है, मास से इंडिपेंडेंट है। इसलिए रबर की गेंद हो, लकड़ी की गेंद हो या फिर पंख हो, मतलब ये रहा, छत पर से एक हाथी को ड्रॉप कर दिया जाए और छत पर से एक रबर की गेंद को ड्रॉप कर दिया जाए, दोनों एक ही साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फेंका नहीं जा रहा है, जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसलिए तीनों एक साथ पहुंचेंगे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वह सुंदर रंग दिखाती है, यह घटना कारण है। तो देखिए, पानी के एक फिल्म पर पानी का एक लेयर है, वाटर का एक लेयर है, मान लीजिए ये एक वाटर का लेयर है, तो लाइट रे यहाँ पे आई तो चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर से डेंसर में जा रही है, नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, अब कुछ भाग तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, यहाँ से अपर वाले सरफेस से लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगी, दोनों घटना एक साथ होगी, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अब ये जो नॉर्मल की ओर बेंड करके दूसरे किनारे पर जो आई है, इसके दूसरे फेस पे जो आई है, तो यहाँ पर भी इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर के आगे जाएगी, और रिफ्लेक्शन भी तो होगा ना, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से जाएगी। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे एंड सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच में, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्टेड वेव कहिए, सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्टेड वेव कहिए, दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, और फिर इधर रिफ्लेक्टेड जो रे है, इधर रिफ्लेक्टेड जो रे आ रही है, दोनों इनके बीच में भी इंटरफेरेंस होगा, यानी व्यतिकरण जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो इंटरफेरेंस की वजह से ही थिन फिल्म चमकती हुई नज़र आती है, सुंदर दिखाई देती है। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म इस टॉपिक का नाम है, ये IIT के सिलेबस में है, 12th क्लास में लाइट वाले चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में इसको पढ़ना पड़ता है। प्रकाश का क्या है? व्यतिकरण, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। नहीं,
नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण नाभिक में इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है, तो यहाँ से ये तो गलत हो गया, सीधे गलत हो गया ये। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, बिल्कुल। कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। और मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत ही कम मास है। प्रोटॉन के मास का 1836 से 1837 गुना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये सही है। परमाणु एक मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ये सही नहीं है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु संख्या, बिल्कुल, जो किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को कहा जाता है उसका एटॉमिक नंबर। अब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट्स वाई उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो ये सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में प्रयोग होते हैं, बिल्कुल ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है। और कार्बन डेटिंग, जैसे कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं C12, C612, C13, C613 और ये इसका मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 6, ये कार्बन डेटिंग में इसी का तो यूज किया जाता है ना, C14 वाले का, तो ये सही है। कैंसर के उपचार में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 वगैरह हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ से कौन सा गलत, कौन सा है? बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये बिल्कुल सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम नहीं, कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। टेफ्लॉन का मतलब टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका यूज नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये सही है। राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी, यही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बल्कमिस्टर फुलेरिन। फुलेरिन नाम है उसका, फुटबॉल के शेप का होता है। तीनों का जो स्ट्रक्चर है पहले समझ जाइए, तीनों का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट जो है उसका हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और बकमिस्टर फुलेरिन का क्या होता है? फुटबॉल के शेप का स्ट्रक्चर होता है। तीनों का स्ट्रक्चर समझ गए। अब आते हैं, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। क्या डायमंड एंड ग्रेफाइट का संरचना एक ही जैसा है? नहीं, डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। पहली बात यह है। तो डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल बन जाता है और इसका हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हाथ से मसला जा सकता है, स्लिप होता है, ये इसका एक लेयर दूसरे पे स्लिप होता है, इसलिए ये सॉफ्ट है और डायमंड जो है हार्ड है। तो एक जैसी संरचना तो होती नहीं है, तो ये गलत है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य नहीं है। उनकी कठोरता समान है ही नहीं, सॉफ्ट है। आपको ये कहें कि ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है और डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हार्ड होने का स्ट्रक्चर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे हार्डनेस के लिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से डायमंड जो है हार्डेस्ट मटेरियल है और हेक्सागोनल प्लेनर होने की वजह से ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट है। उनकी विद्युत चालकता समान है? नहीं। देखिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है इसमें कार्बन के कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों बॉन्ड में शामिल हो चुके हैं, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड के केस में। तो डायमंड के केस में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और यहाँ देख लीजिए, इस कार्बन का हेक्सागोनल में यहाँ जो कार्बन है वो
इस कार्बन से और इन 2 कार्बन से ये बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन कौन से कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है? इस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है और इस कार्बन से, और एक इधर कार्बन आएगा, 3 कार्बन से ये बॉन्ड बनाया हुआ है। यानी इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं थे, 3 बॉन्ड बनाने में शामिल हो गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है ना इसके पास। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। दैट्स वाई ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है। तो उनकी विद्युत चालकता समान है, समान तो है ही नहीं। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करवाता है, कंडक्टर है ही नहीं, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, बिल्कुल रिएक्शन इनका सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है ना। तो कार्बन के ही ये तीनों एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बर्कमिस्टर फ्लोरीन, ये तीनों। तो तीनों एक ही तरह के केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे ना, तीनों एक ही तरह के रिएक्शन शो करेंगे। तो ये सही है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक इसमें से कौन है? एलपीजी। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? तो देखिए एलपीजी में दोनों ही पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है और ब्यूटेन भी पाया जाता है। प्रोपेन यानी C3H6 और ब्यूटेन मतलब C3H8 एंड C4H10, ये दोनों ही पाया जाता है, दोनों ही पाया जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है प्रमुख घटक है, तो ब्यूटेन थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो इस पे हम जा सकते हैं, या तो इसका आंसर डी होगा, ब्यूटेन होगा, या तो इसका आंसर डी होगा, ब्यूटेन होगा, या फिर यदि दोनों को हम कंसीडर कर लेते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये ई हो जाएगा मोर देन 1। तो चूँकि बीपीएससी के बहुत सारे प्रश्न जो है विवादित रहते हैं, आंसर कुछ और होता है, बीपीएससी कुछ और देती है, लोग कुछ और सोचते हैं, तो इसका आंसर जो है या तो डी होगा या फिर ई होगा। और इसमें कोई स्मेल नहीं होता है एलपीजी में। स्मेल आए, यदि कहीं लीकेज हो रहा है तो उसमें स्मेल आए और पता चल जाए कि गैस का लीकेज हो रहा है, इसके लिए इसमें इथिल या इथाइल मर्केप्टन जो है नाम का एक मिला दिया जाता है, उसमें सब्सटेंस मिला दिया जाता है, इथाइल मर्केप्टन, C2H5SH उसका फॉर्मूला होता है, C2H5SH। इसको मिला देने से गैस में रिसाव हो रहा है क्या, ये इस बात का पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होगी, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग को ही नाभिक का द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यानी मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है एटॉमिक नंबर, तो Z+N होता है मास नंबर। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले टोटल पार्टिकल्स को मास नंबर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ से। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान नहीं, गलत है। हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। हमेशा वर्ड जो एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सोडियम, एक एग्जांपल ले लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें 11 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 11 ही होंगे। तो 11 और 11 मिल करके कितना हो गया? 22 होता है, 22 होता है। लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए ए ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट में मुख्यतः मुख्य घटक जो होता है वो चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कितना परसेंट? 60 to 65% रहता है सीमेंट में ये कैल्शियम कार्बोनेट, 60 to 65%। इसके अलावा कैल्शियम भी रहता है, सिलिकॉन भी रहता है, जिप्सम भी रहता है, राख, आयरन वगैरह ये सारी चीज़ें भी रहती है, लेकिन मुख्य रूप से चूना पत्थर ही रहता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, आइसोटोप अलग होते हैं, ये क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं? वैसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उनको समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, कार्बन के 12, 6, 13, 6 और 14, 6, ये हो गए समस्थानिक, आपस में आइसोटोप्स हो गए। और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के प्रोटियम 11,
ड्यूटेरियम 2 1 एंड ट्राइटियम 3 1। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी 3 आइसोटोप्स हो गए। तो कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में नहीं, एक ही एलिमेंट के हैं ये, एक ही तरह के ये एलिमेंट हैं, जस्ट मास नंबर अलग अलग है। एटॉमिक नंबर तो सब में सेम आ रहा है ना, 1 1। हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है ना। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। उसी तरीक़ा से ये कार्बन के 3 जो आइसोटोप्स हैं एटॉमिक नंबर 6 6 6 ही है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही है, प्रोटॉनों की संख्या अलग नहीं होती है, ये सेम होते हैं, ये तो नहीं होगा। द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है क्योंकि एक ही एलिमेंट के हैं ये होते हैं। परमाणु संख्या में परमाणु संख्या सेम होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। उसको कहा जाता है त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों एक ही साथ रह सकती है, तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हों, उसको कहा जाता है त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है बॉक्साइट। राइट ऑप्शन ए होगा। कैलामाइन किसका अयस्क है, कैलामाइन जिंक का अयस्क है, जस्ता का। कैल्साइट किसका अयस्क है, कैल्साइट चट्टानी खनिज है ये। अब गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना सीसा यानी लेड का, पीबी का ये अयस्क है, लेड का, सीसा का। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। तो बफर सॉल्यूशन का पहले देख लेते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन एक वीक एसिड ले लीजिए, एक वीक एसिड ले लीजिए और वीक एसिड का कंजुगेट बेस ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। या फिर एक वीक बेस ले लीजिए और वीक बेस का कंजुगेट एसिड ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बफर सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक नेचर का भी हो सकता है। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच 7 से लेस भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है, तो 7 से कम भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है। क्षारीय विलयन यानी बेसिक जो होगा उसका पीएच, वैसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम हो वो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा वाला बेसिक होता है, तो क्षारीय होगा निश्चित रूप से। उदासीन का तो 7 होता है और अम्लीय विलयन का 7 से लेस होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच 7 से ग्रेटर होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ऑस्मोसिस यानी परासरण। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो वो है बैक्टीरिया। राइट ऑप्शन ए होगा। ये बायो रेमिडिएशन जैव प्रौद्योगिकी, ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को बायोमेरिडिएशन प्रक्रिया द्वारा एक उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है। और बायो रिमीडिएशन प्रक्रिया क्या है, बायो रिमीडिएशन प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की यानी बायोटेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो दूषित पदार्थों, प्रदूषकों को हटाने में जीवित जीवों जैसे रोगाणुओं तथा बैक्टीरियाओं का उपयोग करता है। तो मतलब ये रहा कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को यूजफुल सब्सटेंस में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, लकड़ी आता है, फल आता है, सब्जी आदि आते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, मेटल्स वगैरह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें एक साथ चलती है पौधों के साथ। चूँकि वो जीव हैं तो रेस्पिरेशन यानी सांस भी लेते होंगे, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और दूसरा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो रात का टाइम है और फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है,
तो रात में लाइट का प्रेजेंस तो है नहीं, इस कारण से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ऑक्सीजन का यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो आसपास के ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन अब इसमें से देखते हैं, ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और अपनी पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए कीड़ों को फंसाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? डोसेरा, नेफेंथेस, डायोनिया, ये सब जो है कीटभक्षी पौधे हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किस चीज़ में भी मदद करते हैं? तो भोजन के भंडारण में भी मदद करते हैं, जैसे आलू कंद। पौधे को आकार देने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करते हैं, जैसे कैक्टस का पर्णाभ स्तंभ प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। तो इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किस चीज़ में भी संगत होना चाहिए? तो RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक के साथ भी संगत होना चाहिए। RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन होता है। तो जब भी ब्लड चढ़ाया जा रहा हो तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि RH प्लस को RH प्लस एवं RH माइनस को RH माइनस का ही रक्त दिया जाना चाहिए, अन्यथा डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होती है, एस्फेनाइड हड्डी में, मस्तिष्क में। राइट ऑप्शन डी होगा। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? श्वास नली ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे। और पैराथायराइड कहाँ पे होता है? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का यूज नहीं किया जाता है, सूक्ष्म किरणों का यूज भी नहीं किया जाता है, पराध्वनि किरणें तरंगे। पराध्वनि मतलब अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासाउंड का नाम आप लोग सुने होंगे, अल्ट्रासाउंड बहुत लोग कराए भी होंगे। अल्ट्रासाउंड में इसी का उसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है, उसमें अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है जो इंटरनल बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लाडर हो गया, यानी होल एब्डोमेन का फोटोग्राफ लिया जा सकता है, उसके थ्रू देखा जा सकता है। किडनी का फोटोग्राफ लिया जा सकता है और देखा जा सकता है कि साइज सेम तो है ना, कहीं सूजन तो नहीं है ना, कहीं स्टोन तो नहीं है ना, कोई मांस तो नहीं उसमें दिख रहा है ना। तो इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे का जेंडर भी पता लग जाता है, इससे उसका विकास सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी तो उसमें नहीं है ना, इन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी से। हालांकि जेंडर पता लगाना कानूनी अपराध है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ये गलती से क्रॉस मार्क से यहाँ पे लग गया है, क्रॉस मार्क नहीं होगा, यहीं सही होगा। पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? तो देखिए, वही रक्त समूह यानी वही ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात है, वो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होगा जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। यदि हम ए की बात करें, ब्लड ग्रुप ए, तो उसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है। और यदि बी की बात करें तो एंटीजन उसमें बी होता है, कैपिटल बी, और एंटीबॉडी ए होता है। लेकिन यदि ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें एंटीजन ए एंड बी तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, और यही कारण है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ए बी जो होगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? वो ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, वो किसी को भी दे सकता है। एंटीबॉडी तो ए बी होता है लेकिन वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर, ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया एक संक्रमण है, तो ये फेफड़े का संक्रमण है। राइट ऑप्शन डी होगा। ये होता किसकी वजह से है? निमोनिया न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया से होता है।
यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और उसी करंट अफेयर को मैं करवाऊंगा जो आज भी रिलेवेंट है। इरेलेवेंट करंट अफेयर्स को मैं स्किप कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? ये आज भी रिलेवेंट है। तो कब शुरू किया? 1 जनवरी 2021 को शुरू किया था। 1 जनवरी 2021, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12% प्राप्त होगा। 4.12%, राइट ऑप्शन ए होगा। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। 2021 से 26 की अवधि के लिए आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखने की सिफारिश की है। इस अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बिहार का केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में 4.12% का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में हुई थी और इनमें 4 सदस्य रहे। डॉक्टर अनूप सिंह, अशोक कुमार लाहिड़ी थे, डॉक्टर रमेश चंद्र और अजय नारायण झा थे, और इसमें सुदीप्तो मुंडले नहीं थे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया है। 74, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 2020-21 से 2024-25 तक। 2020-21 से 2024-25 तक, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है। राइट ऑप्शन ए होगा। कोवैक्सीन किसके द्वारा निर्मित है? भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो वो है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, राइट ऑप्शन बी होगा। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ से गुजरती है और यह सोलांग घाटी तथा सिसु के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम करती है, जिसे पूरा कवर करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच का सफ़र तय करने में करीब 4 घंटे का समय लगता था। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में मिला दिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय की मंजूरी दी थी। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था। रेलवे के लिए अलग बजट 1924 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना नहीं। विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना नहीं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता प्रदान करना। मुस्लिम को छोड़ करके बाकी जो अदर अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता प्रदान करना। राइट ऑप्शन डी होगा। वो कौन कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है? नई दिल्ली में एक IT पार्क का निर्माण नहीं। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, ये सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की कोई भी विधायिका नहीं है। राइट ऑप्शन सी होगा। हालांकि अभी तो जम्मू कश्मीर में भी कोई विधायिका कार्य नहीं कर रही है, कोई विधायिका वहाँ पर भी कार्य नहीं कर रही है। तो या तो सी होगा या फिर कश्मीर और लद्दाख दोनों होगा, डी होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? कुल 19 पदक जीते थे, राइट ऑप्शन ए होगा, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक शामिल है। निशानेबाज अवनी लेखरा 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? 1 अगस्त 2021 को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो डसॉल्ट एविएशन ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जून 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? इजराइल में किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। यह उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और इसे वापस रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, ये सारे फीचर्स इसमें शामिल थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा 8 मई 2022 को आयोजित बीपीएससी 67th पीटी एग्जाम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।